हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं फिर से मनदीप पाटीदार। हम बात करेंगे हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी पार्ट सेकंड। हम क्लिनिकल फार्मेसी के बारे में बात कर रहे थे। डिप्लोमा सेकंड ईयर के लिए ही बात कर रहे हैं आरजीपीवी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। यदि आप किसी और स्टेट के स्टूडेंट है और आपका सिलेबस कुछ डिफरेंस है, सिलेबस में कुछ डिफरेंस है या कोई डिफर सिलेबस है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं उस टॉपिक पे भी कोशिश करूँगा कि आपके सिलेबस के हिसाब अकॉर्डिंग मैं वीडियो बना सकूं। लेकिन अभी मेरे पास चूंकि आरजीपीवी का सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग यूनिट 8 क्लिनिकल फार्मेसी की बात कर रहे हैं। क्लिनिकल फार्मेसी में हम यूनिट 8 ड्रग इन क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी इस पे बात करेंगे। ड्रग इन क्लिनिकल टॉक्सिसिटी की बात करेंगे। इसमें इंट्रोडक्शन, जनरल ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग, सिस्टमिक एंटीडोट्स, ट्रीटमेंट ऑफ इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग, हेवी मेटल पॉइजनिंग, नार्कोटिक ड्रग, बार्बिचुरेट्स, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजन्स, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या क्या होती हैं। और इसी टॉपिक पे क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम ड्रग इन क्लिनिकल टॉक्सिसिटी, या इसको हम बात कर सकते हैं कि इंट्रोडक्शन। तो पॉइजन्स क्या होते हैं? पॉइजन्स आर द सब्सटेंस एडमिनिस्टर्स आइदर बाय माउथ, इंजेक्शन, इनहेलेशन और थ्रू स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन। पॉइजन्स कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, वो कैसे माउथ से कैसे इंजेक्ट हो सकते हैं? माउथ से, इंजेक्शन से, इनहेलेशन से, स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन पे रफ होने से भी इंट्रोड्यूस हो सकते हैं बॉडी में। दे प्रोड्यूस हार्मफुल, डेंजरस और फेटल सिम्टम्स इन एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग्स। ये क्या करते हैं? हार्मफुल, डेंजरस और यहाँ तक कि फेटल, डेथ भी हो जाती है। ऐसे सिम्टम्स किसके कारण, किसमें करते हैं? एनिमल और ह्यूमन में, है ना। पॉइजन्स कुड बी एक्सीडेंटल, ऑक्यूपेशनल, सुसाइडल और क्रिमिनल। किस तरह का पॉइजन होता है? पॉइजनिंग, यदि किसी ने जहर खाया है या जहर लिया है, पॉइजनिंग हुआ। पॉइजनिंग किस तरह की? या तो एक्सीडेंटल हो गई, धोखे से खा लिया, ऑक्यूपेशनल, ठीक है, सुसाइडल या क्रिमिनल। जनरली सेल्फ मेडिकेशन इज एन इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ ड्रग पॉइजनिंग एंड इट इज पर्टिकुलरली सीन विद ओटीसी ड्रग पॉइजनिंग। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि सुसाइड वाला ही नहीं, पॉइजनिंग दूसरी भी हो सकती है ना। फूड पॉइजनिंग सुना, उसी तरह ड्रग पॉइजनिंग। तो ड्रग पॉइजनिंग क्या होती है? जब हम सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, ओटीसी ड्रग का, मेडिकल पे गए और जाके दवाई ले आए, उस टाइम पे जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है आपको, ड्रग पॉइजनिंग उस समय देखने को मिलती है। एक्यूट पॉइजनिंग इज जनरल ऑब्जर्व विद द ओवर यूज ऑफ ड्रग और इंसेक्टिसाइड एंड हेंस इमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ द एक्यूट पॉइजनिंग इज सिम्टोमेटिक। अब आप बात करेंगे यदि हम कि एक्यूट पॉइजनिंग क्या होती है, तो ये जनरली क्या हो गया? ओवर यूज कर लिया किसी ड्रग का या कोई इंसेक्टिसाइड का यूज हमने कर लिया, तो क्या होगा? कीटनाशक किसी ने ले गया, चूहे मार की दवा किसी ने खा ली, तो क्या हो गया? ये एक्यूट पॉइजनिंग होता है। अब पॉइजन्स के क्लासिफिकेशन हमने कैसे करे हैं? पॉइजन्स के क्लासिफिकेशन हमने अलग अलग कैटेगरी में करे हैं। जनरली हम 3 कैटेगरी में पॉइजन्स को कैटेगराइज करते हैं। पहला करोसिव, दूसरा इरिटेंट और तीसरा न्यूरोटॉक्सिक। ठीक है, करोसिव की बात कर लेते हैं। करोसिव में स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग अल्कली, जो आपके हाथ और पैर को जला दे या हाथ और मतलब बॉडी को, एनिमल ह्यूमन की बॉडी को खराब कर दे। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या हो गया आपका? H2SO4, HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्ट्रॉन्ग अल्कली, कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटास, इसको हाथ में लेते हुए NaOH को हाथ खराब हो जाते हैं ना। फिर इरिटेंट, इनऑर्गेनिक में नॉन मेटेलिक, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो गैस है ये इरिटेंट रहती है। मेटेलिक, हेवी मेटल, आर्सेनिक, बिस्मथ, सब वो बिस्मथ, लेड, एक्सेट्रा, ये जो हो गई आपकी इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में क्या हो गया? ऑर्गेनिक में भी अब हर्बल और एनिमल। इरिटेंट आपके हो गए, करोसिव आपका हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग अल्कली। अभी याद करते हुए चलो, बहुत दिक्कत आती है। तो करोसिव भाई, जो करोसिव नेचर के होते हैं, स्ट्रॉन्ग अल्कली और स्ट्रॉन्ग एसिड। एसिड में आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड और H2SO4। और स्ट्रॉन्ग अल्कली में कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटास। इरिटेंट में इनऑर्गेनिक इरिटेंट, ऑर्गेनिक और मैकेनिकल। इनऑर्गेनिक में क्या आएगा? नॉन मेटेलिक और मेटेलिक। नॉन मेटेलिक में गैस आ जाएगी, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, उसके बाद ये आएगा आपका स्मॉल, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, मेटालिक में हेवी मेटल आ जाएगी, आर्सेनिक, बिस्मथ, लेड। फिर ऑर्गेनिक में आ गया आपका हर्बल और एनिमल। हर्बल से क्या हो गया? केस्टर सीड, कॉटन ऑयल, केस्टर सीड ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, ये जो रहते हैं आपके क्या हो गया? हर्बल, इरिटेंट रहते हैं ना ये। और एनिमल से स्नेक वेनम्स और कैंथेरिडिस। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं मैकेनिकल। मैकेनिकल क्या हो गया आपको? पॉइजन क्या है?
मैकेनिकल पॉइजन में आएगा आपका डायमंड डस्ट और ग्लास पाउडर और ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ना, तो ये आपके आ गया मैकेनिकल में। अब न्यूरोटॉक्सिक की बात करें तो सेरिब्रल, ब्रेन में यहाँ पर सेरिब्रल, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड, फिर एक्टिंग ऑन कार्डियक सिस्टम और पॉइजन एक्टिंग ऑन पेरिफेरली। आप चार तरह सेरिब्रल पे जो करेंगे काम वो कौन सा हो गया, स्लीप कॉजिंग नार्कोटिक जिसको बोल सकते हैं हम ओपियम एंड इट्स डेरिवेटिव। अफीम जो खाता है वो न्यूरोटॉक्सिक होता है तो ये सेरिब्रल पे काम करता है। इंटॉक्सिकेंट्स अल्कोहल खूब लेता है जो 2 पैक 4 पैक 6 पैक, एनेस्थेटिक ईथर और क्लोरोफॉर्म, डिलीवेंट धतूरा या बेलाडोना किसी ने खा लिया, एक्टिंग और अभी सावन चल रहा है लोग सोचेंगे बोले भगवान भी तो खाते थे, भोलेनाथ हम भी खा ले, तो हमको नहीं खाना है धतूरा बेलाडोना। एक्टिंग ऑन स्पाइनल कॉर्ड नक्सभूमिका आपके स्पाइनल कॉर्ड पे एक्टिंग करती है। एक्टिंग ऑन कार्डियक सिस्टम डिजिटलिस, एकोनाइट, टोबैको, ये कहाँ करते हैं, कार्डियक सिस्टम को डिस्ट्रॉय करते हैं। सिगरेट जो पीता है उसका हार्ट में प्रॉब्लम होती है ना। पॉइजन एक्टिंग पेरिफेरली, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कोल गैस, ये आपको क्या करेंगे, पेरिफेरली प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अब जनरल ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो अब हम कैसे बात करेंगे जनरल ट्रीटमेंट में, इमीडिएट रिमूवल फ्रॉम द एनवायरमेंट। अब सबसे पहले तो जो एनवायरमेंट में पॉइजनिंग जिस एनवायरमेंट में है उससे बाहर करो। व्हेन पॉइजनिंग अपीयर्स टू हैव अकर्ड ड्यू टू द गैसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड और फ्रॉम सरफेस एब्जॉर्प्शन, द पेशेंट मस्ट बी इमीडिएटली रिमूव फॉर फ्रेश एयर। जैसे आप इनहेलेशन कोई सी भी आपने कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड की ज्यादा मात्रा ले ली और बंद कमरे में, तो सबसे पहले तो उसको हवा में लेके आओ। पॉइजन इंट्रोड्यूस ड्यू टू द स्नेक बाइट नीड टर्निकेटिंग विच प्रिवेंट्स द पॉइजन फ्रॉम रीचिंग vital organs like heart, kidney, brain, liver through circulating blood. Make an incision cut and the tissue bleeding. Neutralize the poison by the suitable method. अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले जहाँ पर पॉइजन हुआ है, जिसे मानने के लिए हम बात कर लेते हैं स्नेक ने किसी पेशेंट को बाइट किया है, हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि स्नेक ने जैसे ही किसी पेशेंट को बाइट किया है, किसी ने किसी को काट लिया, तो आप क्या कर लेंगे, सबसे पहले उस एरिया को बांध देंगे। बांधने के कारण क्या होगा, जो पॉइजन है वो ऊपर फ्लो बॉडी में मतलब दूसरे पार्ट में पहुंचेगा नहीं, और उसी के साथ आप क्या करेंगे, एक इंसिजन, एक ऐसा कट लगाएंगे जिससे कि वो उसका जहर है वो बाहर निकल जाए, या कुछ ऐसी सुटेबल न्यूट्रलाइजिंग मेथड पॉइजन को करेंगे जो हम ले सकते हैं। पॉइजन इनटू बॉडी कैविटी शुड बी थ्रू वॉश्ड विद plenty of water और should be neutralized by the specific chemical agent। अब बॉडी कैविटी मानने के लिए आपका स्टमक वगैरह में चले गया है तो उसको क्या करेंगे, फिर वाटर से या दूसरी चीज़ों से वॉश करते हैं। ये हमारी जनरल है इमीडिएट रिमूवल ऑफ इन्वायरमेंटल, उस इन्वायरमेंट से आपको बाहर करना है। फिर इमेसिस कास्ट करो, यदि किसी ने कुछ पॉइजन ले लिया है तो इमेसिस सबसे पहला रोल है। किसी ने जहर खाया तो फिर उसको उल्टी कराते हैं ना, हमने ऐसा सुना है। तो इमेसिस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पॉइजनिंग विद ओरल इंजेक्शन ऑफ सम मटेरियल। यदि आप किसी व्यक्ति ने ओरल इंजेक्शन किया है तो क्या होगा, उसको इमेसिस करा दो तो वो एब्जॉर्प्शन उतने जल्दी नहीं होगा, उससे पहले वो निकल जाएगा। वोमिटिंग शुड नेवर बी अटेम्प्टेड इन द फॉलोइंग केस। किस केस में वोमिटिंग नहीं कराना चाहिए, ये नोट आपको याद रखना है। वोमिटिंग शुड नेवर बी अटेम्प्टेड इन द फॉलोइंग केस, इंजेक्शन ऑफ करोसिव एसिड और गैस परफोरेशन में अकर्स। आपने यदि आप सबसे पहले ये देखना है किसी पेशेंट ने गैस इनहेल की है या कोई करोसिव पदार्थ जैसे मानने के लिए एसिड पी ली है, तो उसको वोमिट नहीं कराना। क्यों नहीं कराना है कि भाई एसिड बार तो चले गया, आपका पूरा इसोफेगस जला गया, आप फिर उसको वोमिट कराओगे तो आपका इसोफेगस और आपका फेरिंग्स लेरिंग्स सब जल जाएंगे। फिर केरोसिन ऑयल एस्पायरेशन निमोनिया में आकार, केरोसिन यदि किसी ने पी लिया है तो निमोनिया एस्पायरेशन निमोनिया हो जाएगा, लंग्स में प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आपको इस समय पे भी जिसने केरोसिन पिया उसको भी वोमिटिंग नहीं कराना है। कन्वल्सेंट, वोमिटिंग में इंड्यूस कन्वल्सेंस, कोई ने ऐसी ड्रग ली है जो कन्वल्सेशन वाली ड्रग है, बार्बिचुरेट्स वगैरह ली है, तो वो वोमिटिंग उस समय भी नहीं कराना। वोमिटिंग कैन बी इंड्यूस बाय फॉलोइंग मेथड, किस किस मेथड से आप वोमिटिंग करा सकते हैं। पहला आपका आएगा मैकेनिकल मेथड, दूसरा आएगा इपेक सिरप और पाउडर, मस्टर्ड पाउडर आप दे सकते हैं, 3 टीस्पूनफुल ऑफ सॉल्ट इन वाटर। फिर एपोमॉर्फिन 6 mg काज प्रॉम्प्ट वोमिटिंग यूजुअली विद 3 to 5 मिनट। 6 mg यदि आपने एपोमॉर्फिन किसी को दे दिया तो वो 3 से 5 मिनट में वोमिट करा देगा। द ओनली डिसएडवांटेज इज दैट दिस शुड बी एडमिनिस्टर्ड पेरेंटली एंड शुड नेवर बी यूज्ड इन द पॉइजन इटसेल्फ इन
अ CNS डिप्रेसेंट। अब क्या हो गया कि भाई ऐसे एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसको IV देना पड़ता है। अभी वहाँ फार्मासिस्ट या कोई डॉक्टर नहीं है तो इंजेक्शन कौन लगाएगा, या नर्सिंग का कोई नहीं है, तो पहले तो ये कैलकुलेशन डोज की प्रॉब्लम हो जाती है और लगाने की प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरा, जो आपका CNS डिप्रेसेंट ड्रग है उसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, ये दो इसकी लिमिटेशन है इमेसिस की। अब यहाँ पर गैस्ट्रिक लावेज, इट इज नेसेसरी इफ द पॉइजन इज इंजेस्टेड, द पॉइजन इज वॉश्ड आउट बाय इंसर्टिंग कैथेटर इनटू द एलिमेंट्री कैनाल अप टू स्टमक। इसमें क्या होता है, अब गैस्ट्रिक लावेज हमने बहुत बार सुना है, एक कैथेटर यहाँ से मुंह में से डालते हैं और वो कहाँ तक डालते हैं, एलिमेंट्री कैनाल तक, मतलब आपके स्टमक तक डाल देते हैं। वॉशिंग आर यूजुअली डन विथ NaCO3 2 ग्राम इन 300 ml वाटर। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम 300 ml वाटर में 2 ग्राम को मिला के उससे फिर हम क्या करते हैं, कैथेटर के थ्रू उसको डालते हैं, जिससे आपका गैस्ट्रिक लावेज करते हैं। 30 ग्राम मैग्नीशियम और सोडियम सल्फेट इन 1/4 लीटर ऑफ वाटर। 1/4 लीटर ऑफ वाटर मतलब 250 ml ऑफ वाटर में 30 ग्राम वो मिला लिया आपने। ठीक है, और फिर 100 ml लिक्विड पैराफिन प्लस 150 ml वाटर। लिक्विड पैराफिन और आप वाटर को मिला के पिला दो, गैस्ट्रिक लावेज हो जाएगा। 8 ग्राम ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल इन वाटर। 8 ग्राम चारकोल, जो एक्टिवेटेड चारकोल है उसको वाटर में मिला के पिला लो। यूज ऑफ एमेटिक्स, कॉमन साल्ट, स्पेच पाउडर, मस्टर्ड पाउडर। इट शुड नेवर बी अटेम्प्टेड इन ड्राउजी और इन कोमा पेशेंट बिकॉज रिस्क ऑफ इनहेलेशन ऑफ स्टमक कंटेंट। ये किसमें नहीं दे सकते हैं, इसमें आपके लिमिटेशन क्या है कि जो ड्राउजी पेशेंट है जैसे घूम रहा है और जो कोमा में, उस पेशेंट को आपको नहीं देना है, अदरवाइज क्या होगा, जो स्टमक का कंटेंट है वो इनहेलेशन में चला जाएगा। अब एक आपका टॉपिक है एंटीडोट्स। तो एसिड, यदि करोसिव एसिड पेशेंट ने ले लिया है तो एंटा एसिड उसको देना है आपको। एंटीडोट क्या हुआ और मैकेनिज्म क्या हो गई, ड्रग आपकी ये एसिड, ये करोसिव एसिड जो है आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। उसने एसिड पी लिया तो क्या दोगे आप, सबसे पहले एंटा एसिड और वीक अल्कली, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आप उसको दे सकते हैं। अवॉइड इंड्यूसिंग इमेसिस और गैस्ट्रिक लावेज, आपको इमेसिस और गैस्ट्रिक लावेज नहीं करना है, केमिकल एंटागोनिज्म हो जाएगा। अल्कली, अब इसमें कास्टिक सोडा उसने ले लिया तो वीक एसिड उसको दे दो, लेमन जूस दे दिया और डाइल्यूटेड विनेगर दे दी, केमिकल एंटागोनिज्म हो जाएगा। फिर एसिटामिनोफेन, यदि किसी ने ज्यादा ले लिया है, एसिटाइल सिस्टीन उसको दे दो। एसिटामिनोफेन की सिरप आती है आपकी, पैरासीटामोल किसी ने ज्यादा खा लिया तो उसको क्या दोगे आप, एसिटाइल सिस्टीन। रिस्टोर्स डिप्लीटेड ग्लूटाथायोन स्टोर, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द रीनल एंड हेपेटिक फेल्योर। मैकेनिज्म आप याद करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपसे ड्रग और एंटीडोट को आपको मालूम होना चाहिए। ठीक, अल्केलॉइड, इसमें निकोटीन, क्विनिन और स्ट्रिक्निन यदि ले लिया तो पोटेशियम परमैंगनेट दे दो, 1:10,000 रेशो में, केमिकल एंटागोनिज्म हो जाएगा। एस्प्रिन किसी ने ज्यादा ले ली तो उसको एक्टिवेटेड चारकोल देना है, एड्सॉर्प्शन हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन, गैसोलीन, केरोसिन, पेंट या थिनर, किसी ने पेंट, थिनर और आपका केरोसिन पी लिया है तो हम क्या देंगे, मिनरल ऑयल उसको दे देंगे। कैथेटिक्स फॉलोड बाय द लावेज विद सोडियम बाइकार्बोनेट 1 to 2%। पहले कैथेटर से मिनरल ऑयल दे देंगे, उसके साथ आप क्या करोगे, उसका गैस्ट्रिक कैथेटिक फॉलोड बाय लावेज कर दोगे। गैस्ट्रिक लावेज सोडियम बाइकार्बोनेट 1 या 2% से, मैकेनिकल एंटागोनिज्म, केमिकल एंटागोनिज्म दोनों हो गया। उसके बाद आपका आयरन साल्ट की यदि किसी ने ले लिया तो फिर क्या करोगे, डेसफेरिऑक्सीमिन, डिफ्रॉक्सामिन, सोडियम बाइकार्बोनेट 1% लावेज और चिलेटिंग ऑफ फेरस आयन का चिलेट बनाता है। आर्सेनिक, कॉपर और लेड, मरकरी की यदि पॉइजनिंग हो गई, किसी ने इसके कारण ले लिया तो पेनिसिलामिन, डाइमर चिलेशन, डाइमर कैप्रोल जो होता है वो दे दो। इस सिचुएशन में आपका हैवी मेटल पॉइजनिंग होती है तो हमेशा ध्यान रखो, डाइमर कैप्रोल हम देंगे, चिलेशन हो जाएगा। मिथेनॉल, किसी ने जहरीली शराब पी ली तो सोडियम बाइकार्बोनेट 3% से लावेज कर दो तुरंत, तो केमिकल एंटागोनिज्म हो गया। नार्कोटिक्स, ओपाइड एनाल्जेसिक किसी ने ज्यादा खा लिया तो नेलोक्सोन दे दो, कंपैरेटिव इनहिबिटर एट ओपाइड रिसेप्टर साइट। ठीक, लेड की पॉइजनिंग हो गई तो क्या करोगे, सोडियम कैल्शियम EDTA ये आप पेशेंट को दे दोगे, चिलेशन हो जाएगा। फिनॉल किसी ने पी लिया है तो वेजिटेबल ऑयल दे दो, ओलिव या कैस्टर ऑयल, और लावेज कर दो। ठीक है, उसके बाद अननोन तो एक्टिवेटेड चारकोल, एड्सॉर्प्शन हो जाएगा। आप चारकोल तो आप दे ही सकते हो। अब एक्सेलरेशन ऑफ इलिमिनेशन ऑफ पॉइजन, एक्सेलरेशन ऑफ इलिमिनेशन ऑफ पॉइजन की यदि बात करेंगे तो परगेशन, डायूरेसिस, डायलिसिस, फिर
पेरियोटिनियल डायलिसिस और हीमोडायलिसिस। ये 5 मेथड होती है। इंट्रावेनस फ्लूइड आर एडमिनिस्ट्रेड टू एक्सक्रीट पॉइजनिंग. It should be kept in mind not to overhydrate the patient as it may be lead to circulatory impairment और even pulmonary edema. ओवरहाइड्रेटेड नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा आपने उसको लिक्विड दिए जा रहे तो क्या होगा, उसको पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा. फोर्स डायलिसिस इज डन इन एम्फेटामिन पॉइजनिंग. यदि एम्फेटामिन पॉइजनिंग होती है तो हम फोर्स डायलिसिस उसकी कराते हैं. पेरिटोनियल डायलिसिस इन्वॉल्व्स instilling dialysis fluid into the peritoneal cavity. Poison in the blood enters the dialysis fluid which is then drained and replaced. जब डायलिसिस करें तो जब पॉइजन वहां आया तो हम बाहर कर देंगे. In hemodialysis a semi permeable membrane separates blood from dialysis fluid and poison passes passively from the blood. Where it is present in high concentration into the fluid, it is useful to many poisons like barbiturate, broma, in boric acid, salicylate, digitalis and methyl alcohol. Salicylates, digitalis, methyl alcohol और barbiturate या bromides की पॉइजनिंग होती है तो क्या करता है, हीमोडायलिसिस करते हैं. इसमें से सेमी परमियल मेम्ब्रेन से हम निकालते हैं तो क्या है, ब्लड अलग हो जाता है और ये ड्रग्स अलग रह जाती है. ट्रीटमेंट ऑफ जनरल सिम्टम्स. यदि जनरल सिम्टम्स आते हैं तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो हम क्या बात करें, फॉर इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर स्पॉन्ज विथ वाटर. बॉडी टेम्परेचर का हमने बढ़ा दिया वाटर के साथ. मॉर्फिन सल्फेट और पेथिडिन रिलीव्स पेन. एब्डोमिनल पेन कैन बी रिलीव बाय एट्रोपिन. कन्वल्सन्स एंड रेस्टलेसनेस कैन बी कंट्रोल्ड विद बार्बिचुरेट्स. यदि किसी को आपने क्या है, कन्वल्सन हो गया, रेस्टलेसनेस हो गया तो हम बार्बिचुरेट से ट्रीट करेंगे. टू ओवरकम डिहाइड्रेशन ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज एडवाइज. यदि डिहाइड्रेशन हो गया तो क्या करोगे आप, ब्लड ट्रांसफ्यूजन देगा. इन एनाफाइलेक्सिस एंटीहिस्टामिन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड विद एड्रेनालिन आर यूज्ड. यदि आप एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन हो गई तो क्या होगा, एंटीहिस्टामिन कॉर्टिकोस्टेरॉइड विद एड्रेनालिन आर यूज्ड. एड्रेनालिन के साथ ये यूज करेंगे. फॉर एस्फाइक्सिया, सफोकेशन, सीजेशन और ब्रीथिंग, आर्टिफिशियली इंस्पायरेशन एंड ऑक्सीजन थ्रू द नेजल कैथेटर इज यूजुअली. यदि किसी को सांस लेने में हो रही है, घबराहट हो रही है तो उस सिचुएशन में क्या होंगे, हम आर्टिफिशियल एस्पायरेशन देंगे. एंटीडोट्स की बात कर ले कि भाई एंटीडोट्स क्या किस तरह से. रेमेडीज विच कॉन्ट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन आर कॉल्ड एंटीडोट्स. दे आर बी क्लासिफाइड एज. ऐसी रेमेडीज, ऐसी चीजें जो पॉइजन के इफेक्ट को रोक दे उसको हम बोलते हैं एंटीडोट. मैकेनिकल एंटीडोट, केमिकल एंटीडोट और सिस्टमिक एंटीडोट और यूनिवर्सल एंटीडोट. 4 एंटीडोट हैं हमारे पास. मैकेनिकल एंटीडोट्स क्या होते हैं, दीज सब्सटेंस इंटरफेयर्स विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉइजन. मैकेनिकल एंटीडोट्स क्या करते हैं कि ये जो पॉइजन है उसके एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं. वो किसी तरह भी रोक सकते हैं, या तो उसकी बाइंडिंग साइट पे जाके ये बाइंड हो जाएंगे, किसी भी तरह से उसके एब्जॉर्प्शन को रोक देंगे. They act by forming a coat over mucous membrane of the stomach. स्टमक के म्यूकस मेम्ब्रेन पे कोट बना दिया. फैट्स, ऑयल, एग, एल्बुमिन, एक्टिवेटेड चारकोल, ये सब क्या करते हैं, 4 से 8 ग्राम आपने ले लिया तो आपके स्टमक पे एक कोट बना देंगे. स्पेसिफिकली यूज्ड इन एब्जॉर्बिंग अल्कलॉइड पॉइजनिंग. यदि अल्कलॉइड पॉइजनिंग होती है तो हम इसको यूज करते हैं. केमिकल एंटीडोट की यदि बात कर लेते हैं तो दे रिएक्ट विद पॉइजन टू फॉर्म हार्मलेस और इनसॉल्युबल कंपाउंड. ये क्या करते हैं, केमिकल एंटीडोट्स भाई जो पॉइजन है उससे रिएक्ट कर लेंगे, केमिकली बॉन्ड हो जाएंगे. केमिकली बॉन्ड कर लें तो इनसॉल्युबल कंपाउंड बना लेंगे या हार्मलेस सब्सटेंस बना लेंगे. जैसे एसिड्स आर न्यूट्रलाइज्ड बाय अल्कलीज एंड वाइस वर्सा. यदि ज्यादा एसिड हो गई तो आप क्या करोगे, एंटी एसिड दे दोगे या अल्कली दे दोगे, और अल्कली की पॉइजनिंग हो गई तो एसिड दे दो तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे. KMNO4 यूज्ड इन ओपियम पॉइजनिंग. यदि ओपियम की पॉइजनिंग हो गई, किसी ने ओपिएट ज्यादा ले लिया, किसी ने अफीम ज्यादा खा ली, तो याद रखना उसको KMNO4 देना है. मैग्नीशियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड न्यूट्रलाइज एसिड. सिस्टमिक एंटीडोट. अब तीसरा हमारा बात आता है सिस्टेमिक एंटीडोट्स. दे प्रोड्यूस द एक्शन विच आर अपोजिट टू द पॉइजन. ये पॉइजन्स के अपोजिट में एक्शन करते हैं. केफिन फॉर मॉर्फिन. मॉर्फिन यदि पॉइजनिंग हुई तो उसको केफिन दे दो. एट्रोपिन फॉर पिलोकॉर्पिन. पिलोकॉर्पिन से दे दिया तो एट्रोपिन दे दो. यूनिवर्सल. अब मॉर्फिन क्या होता है, डिप्रेशन करता है, केफिन स्टिमुलेंट करता है, तो मॉर्फिन ज्यादा ले लिया तो केफिन पिला दो, कॉफी पिला दो बच्चों को. यूनिवर्सल एंटीडोट्स. It is given in all such case where the nature of the poison is not unknown or where more than one poison is suspected to be taken. अब ये ऐसी सिचुएशन है कि जब आपको पता नहीं है कि क्या खाया है, कोई बच्चा है या कोई ऐसा व्यक्ति उसको पता ही नहीं कि वो क्या खा के आया है, तो उस समय पे आप क्या कर सकते हो, या एक से ज़्यादा तरह के पॉइजन है तो आप क्या कर सकते हो, चारकोल हर जगह दे सकते हो. चारकोल पाउडर 2 पार्ट दे दिया,
टेनिक एसिड दे दो, टेनिक एसिड आपके पास नहीं है तो स्ट्रॉन्ग टी बना के दे दो एक पार्ट, और मैग्ना एमजीओ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक पार्ट दे दो, मतलब 2 पार्ट वो और एक पार्ट ये, इस तरह से 4 पार्ट बना के 50%, 25%, 25% बना के पेशेंट को दे दो। ये आपका यूनिवर्सल एंटीडोट हो गया। यूजेस की बात कर लेते हैं तो चारकोल एड्सॉर्बेंट ऑफ टॉक्सिन्स एंड अल्कलॉइड्स, जो चारकोल होता है वो क्या करता है, एड्सॉर्ब कर लेता है। टेनिक एसिड प्रेसिपिटेट अल्कलॉइड्स ग्लाइकोसाइड एंड मेनी मेटल्स, ये क्या करेगा, अल्कलॉइड और ग्लाइकोसाइड और बहुत सारी मेटल को प्रेसिपिटेट कर देता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इट न्यूट्रलाइज एसिड। फिर चिलेटिंग एजेंट हम यूज कर लेते हैं। चिलेटिंग एजेंट आर वाइडली यूज्ड एज स्पेसिफिक एंटीडोट फॉर हेवी मेटल्स। They form stable, soluble, non-toxic complex with some heavy metals. They promote dissociation of bond metal from tissue enzyme and other functional macromolecules. These metals chelates are water soluble. Example: बाल, EDTA और डेसफेरियोक्सामिन। ये आपको चिलेटिंग एजेंट के नाम याद रखते हैं। अब बात कर लेते हैं हम इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग। यदि इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग की हो गई आपके सिलेबस में, तो इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग क्या होता है? इंसेक्टिसाइड्स आर जनरली डिस्कस्ड एज ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स, DDT एंड एंड्रीन। ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड जो आपका लास्ट एक हेडिंग है उसको ही हम क्या बोलते हैं, इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग। ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड कितनी तरह के होते हैं? 3 तरह के। हेक्साइथाइल टेट्राफॉस्फेट, टेट्राइथाइल पायरोफॉस्फेट और ऑक्टामिथाइल पायरोफॉस्फोरामाइड। ये 3 तरह के हमारे पास ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड है। ये इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग है। सिम्टम्स क्या हो जाएगा यदि इनकी पॉइजनिंग हुई तो? हेडेक होगा पेशेंट को, डायरिया हो गया, मेलेस, गिडीनेस या जिडीनेस जो आपको बोलना हो, फिर प्रोफ्यूज स्वेटिंग, नासिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल क्रेम्प, एक्सेसिव ब्रोंकियल सिक्रेशन, ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, ब्रोंकियल सिक्रेशन हो जाएगा, डायरिया, हेडेक, ये प्रॉब्लम हो जाएगा। इसका एंटीडोट क्या होगा? एंटीकोलिनर्जिक, दैट इज एट्रोपिन टू ब्लॉक द कोलिनर्जिक रिएक्शन। एट्रोपिन देंगे जो कोलिनर्जिक रिएक्शन को ब्लॉक कर देगा। ट्रीटमेंट decontamination, the patient must be removed from the source of poison by washing the external surface and by inducing vomiting and remove ingested poison। जो ingested poison है उसको decontamination करा तो उसको washing कर देंगे या vomiting के थ्रू बाहर कर देंगे। रेस्पिरेशन थेरेपी, यदि रेस्पिरेशन थेरेपी की बात करें तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इज नेसेसरी इन सम केस, समटाइम्स सक्शन ऑफ अप्लाइड टू कॉज हाइपर वेंटिलेशन। ठीक है, उसके बाद एंटीडोट थेरेपी हम देंगे। एंटीडोट थेरेपी में क्या दिया गया? एट्रोपिन दे देंगे। एट्रोपिन कैन एंटागोनाइज द पेरिफेरल एक्शन ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनोफॉस्फोरिक कंपाउंड जो 3 है इनको हम रोकने के लिए क्या करेंगे? एंटीडोट दे देंगे। कौन सा एंटीडोट देंगे? एट्रोपिन। IV एडमिनिस्टर करेंगे 2 mg 15 से 30 मिनट में, IM या IV रूट से इसको स्लोली आप दे दोगे। समटाइम द डोज में भी हायर एज पर नीड ऑफ पेशेंट, जो पेशेंट की नीड है उसकी कितनी पॉइजनिंग है उस पर डिपेंड करता है कि कितना डोज देना है। अनदर एंटीडोज इज पाम, पायरिडीन टू अल्डोक्सिन मेथियोडाइड इज गिवन इन द डोज ऑफ 1 ग्राम पर IV। एक IV में आपको 1 ग्राम देना है और बाय इन्फ्यूजन ऑफ इन सलाइन में दे दिया, धीरे धीरे दे रहा है। इट इज देन रिपीटेड आफ्टर हाफ एन आवर इफ नेसेसरी। दिस इज यूजफुल टू प्रिवेंट निकोटिनिक सिम्टम्स। निकोटिनिक सिम्टम्स कम करता है, उसमें आप इसको आधे घंटे बाद फिर से दे सकते हो, सलाइन में देना है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोलिनेस्टेरेस रिएक्टिवेशन, द ऑक्सिन कंपाउंड्स लाइक पेरल्डिऑक्सिन क्लोराइड एंड पायरिडीन अल्डोक्सी मेथियोडेट आर गिवन। दिस डोज ऑफ 1 to 2 ग्राम पर IV इज फॉर एडल्ट, 25 mg पर kg ऑफ चिल्ड्रन। ये आपको 2 ग्राम IV देना है एडल्ट के लिए या 20 से 25 mg पर kg चिल्ड्रन के हिसाब से। इट इज गिवन है 5% सॉल्यूशन इन आइसोटोनिक सलाइन एंड रिपीटेड आफ्टर 12 आवर्स फॉर द डे। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में देना है 5% में, और उसके बाद क्या करना है आपको? इसको 12 घंटे में रिपीट करना है। अब हम बात कर लेते हैं DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। यदि इसकी पॉइजनिंग हो गई तो क्या होगा? सिम्टम्स एक्सेसिव ऑफ सलाइवा, एक्सेस सलाइवा हो जाएगा। पार्थियसिस ऑफ टंग, लिप्स एंड फेस, अजीब सी आपकी फेस और लिप और टंग्स हो जाएंगी। वोमिटिंग, इरिटेबिलिटी, ट्रीमर्स हो जाएगा, वोमिटिंग होगा, बिल्कुल चिड़चिड़ाहटपन, ट्रीमर्स, चक्कर आएंगे, एब्नॉर्मल पेन होगा। एस पॉइजन इज जनरली एब्जॉर्ब थ्रू द स्किन और बाय इनहेलेशन, या तो स्किन से DDT आपको बॉडी पे लग जाता है या आप स्मेल कर लेते हैं। द सिम्टम्स आर इरिटेशन ऑफ आई, बर्निंग ऑफ विजन,
ब्लरिंग ऑफ विजन, आई में इरिटेशन होगा, उसको ठीक से दिखाई नहीं देगा, कफ होगा, पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा। क्लोनिक एंड टोनिक कन्वर्सन होंगे, हाइपर इरिटेबिलिटी एंड पैरालिसिस ऑफ लिम्ब मसल्स आर समटाइम्स ऑब्जर्व्ड। डीडीटी इज द डोज ऑफ 150 to 100 mg पर kg बॉडी वेट इज फेटल डोज। फेटल डोज की डेथ की बात करें, यदि 125 mg से 100 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से किसी ने डीडीटी खा लिया या उसकी बॉडी में चले गया किसी भी मीन से, तो उसकी डेथ हो जाएगी। अब हम ट्रीटमेंट की बात कर ले तो इंजेस्टेड मटेरियल कैन बी रिमूव बाय गैस्ट्रिक लावेज एंड बाय यूजिंग सलाइन कैथेटर। सलाइन कैथेटर आपको यूज करना है और गैस्ट्रिक लावेज के थ्रू जो इंजेक्शन मटेरियल है उसको बाहर निकालना है। एड्रेनालिन एंड इट्स रिलेटेड कंपाउंड शुड नेवर बी यूज। एड्रेनालिन और उससे रिलेटेड कंपाउंड यूज बिल्कुल नहीं करना है। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इज रिक्वायर्ड इन सम केस, कुछ केसों में आर्टिफिशियल रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है। फिनोबार्बिटोन इज द डोज ऑफ 100 mg रिकमेंडेशन फॉर ट्रिमर्स अमोंग विद द सम एंटीबायोटिक। फिनोबार्बिटोन आप दे सकते हैं। वॉश द स्किन विद सोप एंड वाटर, यदि स्किन के थ्रू गया तो सोप और वाटर से आपको उसको वॉश करना है। इन क्रोनिक पॉइजनिंग रिमूव पेशेंट फ्रॉम द साइट, यदि क्रोनिक पॉइजनिंग हो गई तो तुरंत वहां से बाहर निकालो पेशेंट को जिस साइट पे है। इन केस ऑफ लीवर किडनी डैमेज अ लो फैट हाई कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन डाइट इज रिकमेंडेड। लो फैट का हाई प्रोटीन डाइट कार्बोहाइड्रेट का आपको उसको डाइट देना है। एंड्रिन, एंड्रिन का यदि पॉइजनिंग हो जाएगी तो सिम्टम्स बात कर लेंगे। एब्डोमिनल पेन होगा पेशेंट को, वोमिटिंग होगी, ट्रीमर्स आएंगे, कन्वल्सेशन होगा, समझ नहीं आएगा, ओकेशनल ब्लड स्टेन फ्रॉम माउथ एंड नॉस्ट्रिल, नाक और मुंह से कभी कभी ब्लड आ जाएगा। कन्वल्सन्स बिकम सीवियर इफ कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड फॉलोड बाय कोमा। कन्वल्सन लंबे टाइम तक आएंगे और फिर कोमा में जा सकता है, बीच में टर्मिनेट इन रेस्पिरेशन फेल्योर, रेस्पिरेशन फेल्योर हो सकता है पेशेंट का, अल्टीमेटली डेथ। रेस्पिरेशन फेल्योर होगा मतलब डेथ हो गया था। फेटल डोज 6 ग्राम। 6 ग्राम एड्रिन किसी ने ले लिया तो वो उसकी डेथ हो जाएगी यदि समय पे पता नहीं चला तो। ट्रीटमेंट इट इज ऑलवेज सिम्टोमेटिक, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ जनरल सिम्टम्स। डिकंटामिनेशन मस्ट बी कैरिड आउट, डिकंटामिनेशन करना है, सिम्टोमेटिक उसको ट्रीटमेंट करना है। फॉर कन्वल्सन बार्बिचुरेट कैन बी यूज, यदि उसको कन्वल्सन आ रहे तो आप बार्बिचुरेट दे दो। कैल्शियम डिक्रीजेस टॉक्सिसिटी ऑफ एड्रीन, आप कैल्शियम उसको दो पेशेंट को। अब हम बात करते हैं हैवी मेटल पॉइजनिंग। हैवी मेटल पॉइजनिंग की बात कर रहे हैं तो हैवी मेटल्स ब्लॉक द बॉडी एंजाइम सिस्टम एज दे फॉर्म चिलेट्स विद बॉडी एंजाइम। हैवी मेटल आपने जब ले ली तो बॉडी एंजाइम के साथ जाके ये चिलेट बना लेते। चिलेट बना लेते जब एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं होगी तो आपकी बॉडी में कोई एक्टिविटी होगी क्या? साइटोक्रोम P450, साइटोक्रोम P450 एक एंजाइम आपके लीवर में, यदि उससे जाके कोई हैवी मेटल बॉन्ड हो जाता तो वो हैवी मेटल बॉन्ड होने के कारण साइटोक्रोम P450 काम नहीं करेगा। और साइटोक्रोम P450 काम नहीं करेगा तो बहुत सारी ड्रग और बहुत सारी चीजों का मेटाबॉलिज्म ही नहीं होगा बॉडी में, और मेटाबॉलिज्म ही नहीं होगा तो फिर जो चीज आप खा रहे हो बॉडी के किस काम की। इसीलिए हम बात करते हैं आर्सेनिक की। तो आर्सेनिक जो है मेटल, ये सिम्टम्स एक्यूट टॉक्सिसिटी आर, इसकी एक्यूट टॉक्सिसिटी होगी तो क्या सिम्टम्स होंगे? नाउसिया होगा, क्रेम्स इन लोग, लेग में क्रेम्स होंगे पेशेंट के, वोमिट जैसा लगेगा, प्यूपिल डायलेटेड हो जाएगी, वोमिट होगी, डायरिया होगी, फेंटनेस, पेल एनक्सियस फेस, मलेरिया, ट्रेकिकार्डिया, बर्निंग पेन इन स्टमक, डिस्पोनिया, इतनी सारी प्रॉब्लम होती है। Vomiting initially consists of stomach content but later it become greenish or black in color due to the presence of bile। पहले तो नॉर्मल वोमिटिंग होगी, जो आपके स्टमक का कंटेंट है वो बाहर आएगा, लेकिन बाद में क्या होगा? ग्रीनिश और ब्लैक कलर की वोमिट आएगी, वो जो कि आपके बाइल को बाहर निकालेगी, आपका बाइल बाहर आ जाएगा। डायरिया इज कंप्लेंट एंड स्टूल कंटेंट म्यूकस टिंट विद द ब्लड। अब क्या हो गया? डायरिया है आपका, पेशेंट को डायरिया बोलेगा पेशेंट कि भाई मुझे डायरिया हो गया, और जो स्टूल आएगा उसमें क्या, या तो म्यूकस रहेगा और म्यूकस के साथ ब्लड भी रहेगा। व्हेन आर्सेनिक डस्ट इज इनहेल्ड इट में कॉज पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा, रेस्टलेसनेस और साइनोसिस हो जाएगा। फेटल डोज 130 mg तो 300 mg, यदि 130 से 300 mg पेशेंट ने ले ली तो उसका फेटल डोज डेथ हो सकती है पेशेंट की। ट्रीटमेंट की बात करेंगे, सबसे पहले स्टमक वॉश करेंगे विद सोडियम एंड मैग्नीशियम सल्फेट इज रिकमेंडेड। सोडियम और मैग्नीशियम सल्फेट के साथ स्टमक का वॉश करेंगे। मॉर्फिन एंड एट्रोपिन इज गिवन टू रिलीव कोलिक पेन। मॉर्फिन और एट्रोपिन देंगे जो कोलिक पेन होगा, क्योंकि भाई बाइल आ गया, इतनी भयंकर आपको इतनी भयानक वोमिट हो रही है तो पेट दर्द बहुत ज्यादा पेन होगा, तो उसको बंद करने के लिए मॉर्फिन और एट्रोपिन देंगे। EDTA एक्ट एज चिलेटिंग एजेंट, EDTA हम देंगे उसको चिलेटिंग एजेंट के रूप में। सिम्टम्स ऑफ
क्रोनिक टॉक्सिसिटी, यदि क्रोनिक टॉक्सिसिटी लंबे समय से कोई आर्सेनिक के कांटेक्ट में है तो उसको क्या प्रॉब्लम होगी, रेडनेस ऑफ स्किन हो जाएगी, लॉस ऑफ वेट होने लगेगा, हॉर्नी ग्रोथ ऑफ कार्निया, कॉर्निया की ग्रोथ होगी, इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन का इन्फ्लामेशन होगा, कफिंग, उसको बार बार कफ आएगा, पीची ब्राउन पिगमेंटेशन ऑफ स्किन पे ब्राउन पिगमेंटेशन आ जाएंगे, व्हाइट स्ट्रिप ऑफ फिंगरनेल्स पे व्हाइट स्ट्रिप आ जाएंगी, टेंडरनेस ऑफ मसल्स उसकी बिल्कुल ऐसी क्रेम्प जैसी रहेगी। ट्रीटमेंट डायमर-कैप्रोल 3 mg पर kg इज एडमिनिस्टर्ड इंट्रावेनसली एट 4 आवरली इंटरवल, 4 घंटे के अंतराल में 3 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से डायमर-कैप्रोल पेशेंट को देंगे हम क्रोनिक एलर्जी वाले को। फ्लूइड रिप्लेसमेंट एंड यूज ऑफ प्रेशर एजेंट लाइक डोपामिन इज यूज टू कंट्रोल हाइपोटेंशन, डोपामिन देंगे हाइपोटेंशन को कंट्रोल करने के लिए। अब यदि पेशेंट को लेट पॉइजनिंग हो जाती है, सिम्टम्स क्या होंगे एक्यूट लेट पॉइजनिंग के, एब्डोमिनल पेन, क्रेम्स इन लेग्स, इरिटेबिलिटी। पॉइजनिंग जब भी आपकी होगी तो उसमें एब्डोमिनल पेन तो होगा ही मेटल की पॉइजनिंग में, ठीक है, हेडेक होगा, ड्राउजीनेस, लिथर्जी आ जाएगी, पेशेंट पैरालिसिस ऑफ लिम्ब हो जाएगा, ट्रीमर्स ऑफ आई, माउथ एंड फिंगर्स, लॉस ऑफ विजन, लॉस ऑफ एपेटाइट, हेलुसिनेशन, डिलीरियम और स्लर्ड स्पीच। ये प्रॉब्लम होगी एक्यूट के साथ। और क्रोनिक के साथ क्या होगा लेट पॉइजनिंग में, कन्वल्सन्स, अनीमिया हो जाएगा पेशेंट को, कोलिक पेन, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, ब्लूइश ब्लैक लाइक ऑफ द गम्स, कोमा इवन डेथ, फेटल डोज 0.5 ग्राम्स। ट्रीटमेंट ऑफ लेट पॉइजनिंग, एक्यूट पॉइजनिंग, गैस्ट्रिक लावेज विद जिंक सल्फेट फॉलोड बाय द लार्ज ड्रॉट ऑफ मिल्क एंड एग्स विद सोडियम एंड मैग्नीशियम सल्फेट। गैस्ट्रिक लावेज आपको करना है, मॉर्फिन एंड एट्रोपिन दे देना है कोलिक पेन में, ईडीटीए दे देना है चिलेट बनाने के लिए। अब क्रोनिक पॉइजनिंग की बात करेंगे। यदि क्रोनिक पॉइजनिंग हो जाएगी तो क्या करोगे आप, रिमूवल ऑफ पेशेंट फ्रॉम द सोर्स ऑफ फर्दर एक्सपोजर। अब बार बार यदि उस जगह पे जाता है तो भैया उसको बोलेंगे इस फैक्ट्री में काम करना बंद कर दे, यहाँ पे काम करना बंद कर दे, अब तुझे यहाँ नहीं जाना है। चिलेशन थेरेपी विथ ईडीटीए कैल्शियम डाई सोडियम इज यूज्ड। अब उसके बाद ईडीटीए देंगे, कैल्शियम डाई सोडियम उसको देंगे, चिलेशन करेंगे, ठीक है। डाइमर-कैप्रोल उसको देंगे आप, ब्रिटिश एंटी लेविसाइड इज यूज्ड इन कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। पेनिसिलामिन इज आल्सो इंड्यूस्ड इन द डोज रेजिमेंट, डोज रेजिमेंट में आपको पेनिसिलामिन भी देना पड़ेगा। अब मरकरी पॉइजनिंग हो गई किसी पेशेंट को, अब मरकरी पॉइजनिंग हो गई और सिम्टम्स क्या आएंगे एक्यूट पॉइजनिंग के, इन्फ्लामेशन ऑफ एयरवे में इन्फ्लामेशन हो जाएगा, मेटेलिक टेस्ट इन माउथ, माउथ का टेस्ट मेटेलिक हो जाएगा, ट्रीमर्स आने लगेंगे, एब्डोमिनल पेन हर पेशेंट को हो रहा है, होता ही है, वोमिट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्ट्रिंगी मासेस विद द म्यूकस मिक्स्ड विद ब्लड, म्यूकस में और ब्लड आएगा जब वोमिट पेशेंट करेगा, गम्स में बिकम स्वेलो एंड लूजिंग टीथ आकर, टीथ निकलने लगेंगे, गम स्वेल हो जाएंगे, निमोनाइटिस हो जाएगा। ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, रिमूवल एंड इनएक्टिवेशन ऑफ मर्क्यूरी प्रेजेंट इन द बॉडी। सबसे पहले पेशेंट का रिमूव करेंगे वहाँ पर जहाँ पर है, काम धंधा बंद कराएंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे जो मर्क्यूरी बॉडी में है उसको इनएक्टिवेट करेंगे। स्टमक शुड बी वॉश्ड, स्टमक को वॉश करेंगे। एग एल्बुमिन शुड बी गिवन एज इट फॉर्म अ कोट ओवर द स्टमक। एग एल्बुमिन पेशेंट को देंगे तो उसने स्टमक पे कोट कर लिया जिससे एब्जॉर्प्शन बंद हो जाएगा। चारकोल कैन बी यूज फॉर एब्जॉर्ब द पॉइजनिंग, जो पॉइजन है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हम चारकोल देंगे। बाल कैन बी एडमिनिस्टर्ड एज इट इज कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट एंड फॉर्म नॉन टॉक्सिक कॉम्प्लेक्स विद द मरकरी, ये नॉन टॉक्सिक कॉम्प्लेक्स बनाता है मरकरी के साथ। आईवी फ्लूइड कैन बी एडमिनिस्टर्ड एज इट मेंटेन्स द वॉल्यूम एंड कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। हम क्या करेंगे आईवी फ्लूइड एडमिनिस्टर करेंगे जो क्या करेगा मेंटेन करेगा कंपोजिशन बॉडी फ्लूइड का। अब यदि क्रोनिक पॉइजनिंग हो जाती है, क्रोनिक पॉइजनिंग हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, एनोरेक्सिया होगा पेशेंट को, एक्सेसिव सलाइवेशन होगा, मेटालिक टेस्ट इन माउथ में आ जाएगा, लूजिंग ऑफ टीथ गिरने लगेंगे, नर्वसनेस, वेट लॉस, नर्वस डिस्टर्बेंस होगा, डिलीरियम हो जाएगा, वेट लॉस, लॉस ऑफ मेमोरी, इंसोम्निया, जीआई डिस्टर्बेंस। फेटल डोज 3 से 5 ग्राम यदि लेगा पेशेंट तो डेथ हो जाएगी। ट्रीटमेंट की बात करेंगे, पेशेंट मस्ट बी रिमूव फॉर सोर्स ऑफ एक्सपोजर, ये तो हमको करना ही है। उसके बाद हमको उस कंपनी में बंद कर देना, भैया यहाँ जाके काम मत करो। फोर्स इमेसिस ऑफ गैस्ट्रिक लावेज इज डन टू रिमूव मरकरी, मरकरी को निकालने के लिए आपको क्या करने का, फोर्स इमेसिस करना पड़ेगा, गैस्ट्रिक लावेज करेंगे। एक्सट्रैक्शन ऑफ बेलाडोना कैन बी गिवन टू रिलीव द एक्सेसिव सलाइवेशन, एक्सेसिव सलाइवेशन हो रहा है, ज्यादा सलाइवा आ रहा है तो हम क्या करेंगे बेलाडोना का एक्सट्रैक्ट पेशेंट को देंगे। आईएम इंजेक्शन ऑफ
डाइमरकेप्रोल इज गिवन, डाइमरकेप्रोल का IM इंजेक्शन पेशेंट को देंगे। इन क्रोनिक इनऑर्गेनिक मर्करी पॉइजनिंग पेनिसिलिनामिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस, क्रोनिक में आपको पेनिसिलिनामिन देंगे। नार्कोटिक ड्रग पॉइजनिंग, नार्कोटिक ड्रग पॉइजनिंग की बात करेंगे तो नार्कोटिक्स आर द ड्रग विच प्रोड्यूस अनकॉन्शियसनेस, एग्जांपल पेरल्डिहाइड, बार्बिचुरेट और कार्बन डाइऑक्साइड इन हाई अमाउंट। पेरल्डिहाइड, बार्बिचुरेट, कार्बन डाइऑक्साइड ये हाई अमाउंट में देते हैं। नार्कोटिक्स ऑफ द प्लांट सोर्स आर ओपियम एंड कैनाबिस। बार्बिचुरेट पॉइजनिंग का एक टॉपिक भी है, तो बार्बिचुरेट पॉइजनिंग आपसे वो पूछ सकता है, तो कहाँ से होती बार्बिचुरेट पॉइजनिंग, सिम्टम्स क्या होगा, प्रोलॉन्ग कोमा विथ रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाएगा और कोमा में पेशेंट जा सकता है। हाइपोटेंशन पेशेंट को हो जाएगा, पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा, हाइपोथर्मिया, ओलिगोयूरिया, मेंटल कंफ्यूजन, मसल्स वीकनेस और कार्डियक अरेस्ट, ये बार्बिचुरेट पॉइजनिंग में हो सकती है। अब ट्रीटमेंट हम किस तरह से करेंगे, ट्रीटमेंट करने के लिए हम फर्दर एब्जॉर्प्शन ऑफ बार्बिचुरेट कैन बी कंट्रोल्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग एक्टिवेटेड चारकोल। अब आपका जो एब्जॉर्प्शन है बार्बिचुरेट का, वो रोकने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें चारकोल दे देंगे पेशेंट को, तो वो क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन रोक देगा एड्सॉर्प्शन करके। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मस्ट बी गिवन बाय मिक्सचर ऑफ 95% ऑक्सीजन प्लस 5% कार्बन डाइऑक्साइड। 95 प्लस 5% कॉम्बिनेशन करके हम उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दे देंगे। हीमोपरफ्यूजन एंड हीमोडायलिसिस आर द अवेलेबल ऑप्शन फॉर द सीवियर टॉक्सिसिटी। हम इसके पहले बात कर चुके हैं, डायलिसिस कर लेंगे, हीमोपरफ्यूजन कर लेंगे, वो से एक मेम्ब्रेन लगी रहती है, उसके कारण ब्लड कंटेंट अलग हो जाता है, और जो बार्बिचुरेट से वो अलग हो जाएगा। एम्फेटामिन सल्फेट इज द डोज ऑफ 10 mg एवरी हाफ एन आवर मस्ट बी गिवन इंट्रावेनसली टिल इम्प्रूवमेंट अकर। एम्फेटामिन हर आधे घंटे में 2 10 mg, कब तक, जब तक इंप्रूवमेंट नहीं होगा। अल्कलाइजेशन of urine to pH 8 with sodium bicarbonate help with the elimination of the phenobarbital। आप क्या करोगे, सोडियम बाइकार्बोनेट पेशेंट को दे दो जिसके अल्कलाइजेशन हो जाएगा, इसके कारण क्या होगा, जो फिनोबार्बिटोन है उसका एलिमिनेशन हो जाएगा। अब ओपियम पॉइजनिंग की बात कर लेते हैं। यदि पेशेंट को ओपियम पॉइजनिंग हो जाएगी तो सिम्टम्स क्या होते हैं। इफ ओपियम इज कंज्यूम्ड इन लार्ज डोज रेस्पिरेशन बिकम स्लो, रेस्पिरेशन बिल्कुल कम हो जाएगा। कंस्ट्रिक्शन ऑफ पीपल टेक्स प्लेस एंड हार्ट रेट डिक्रीज, आंखें बिल्कुल कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी पीपल, और उसके बाद क्या, हार्ट रेट उसकी डिक्रीज हो जाएगी। बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप, बॉडी टेम्परेचर पेशेंट का बिल्कुल ड्रॉप होने लगेगा। साइनोसिस एंड अल्टीमेटली डेथ अकर ड्यू टू द रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड कार्डियक अरेस्ट। पेशेंट का कार्डियक अरेस्ट और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के कारण पेशेंट की डेथ हो जाएगी। मॉर्फिन का यदि हम फेटल डोज बात करते हैं तो 200 mg यदि पेशेंट ने ले लिया तो उसकी डेथ हो जाएगी। ट्रीटमेंट की बात करें, नेलोक्सोन 0.4 mg इज गिवन आइदर बाय IM IV रूट इमीडिएटली। पेशेंट को सबसे पहले हम क्या देंगे, नेलोक्सन इंजेक्शन देंगे 0.4 mg IV और IM रूट से। गेस्ट्रिक लावेज इज डन टू रिमूव एनी अनएब्जॉर्ब्ड ड्रग, गेस्ट्रिक लावेज कर देंगे, यदि कोई ड्रग अनएब्जॉर्ब्ड है तो वो बाहर निकल जाएगी, एब्जॉर्प्शन बच जाएगा। पेशेंट मस्ट बी केप्ट अवे एज इन अवेक कंडीशन, यदि वो चलने की कंडीशन में तो उसको लेके बाहर जाएंगे। वेंटिलेशन एंड बेसिक मेटाबॉलिक रेट इज मोर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ओपियम। मेटाबॉलिक रेट देख लेंगे। अब आखिरी आपका यदि बात करते हैं हम कैनाबिस पॉइजनिंग की, ये बात कर लेते हैं। गांजा की किसी ने पॉइजनिंग कर ली, गांजा सुने हो ना, कैनाबिस पॉइजनिंग वही है। फर्स्ट एक्साइटमेंट द नेक्रोसिस इन द फॉलोड, पहले एक्साइटमेंट होगा पेशेंट को, फिर टिश्यू नेक्रोसिस हो जाएगा। क्रोनिक पॉइजनिंग रिजल्ट इन एनोरेक्सिया, लॉस वेट, वीकनेस एंड ट्रीमर्स। जो बहुत ज़्यादा समय तक गांजा लेता है उसका क्या होता है, एनोरेक्सिया हो जाता है, उसका वेट लॉस होने लगेगा, आप देखना। ट्रीमर्स आते हैं, वीकनेस हो जाएगी। फेटल डोज 2000 mg पर kg बॉडी वेट, चरस यदि किसी ने 2000 mg पर kg बॉडी वेट ले ली तो उसको डेथ हो जाएगी। ट्रीटमेंट, द स्टमक मस्ट बी वॉश विद द वार्म वाटर, हाइपोडर्मिक इंजेक्शन और स्ट्रिक्निन एंड सलाइन परगेटिव आर वेरी यूजफुल। सलाइन परगेटिव यूज कर लेंगे, हाइपोडर्मिक इंजेक्शन लगा देंगे, किसका, स्ट्रिक्निन या स्ट्रिचनिन का लगा देंगे, और सलाइन परगेटिव देंगे पेशेंट को। तो कैनाबिस पॉइजनिंग या गांजे की पॉइजनिंग उसकी समाप्त हो जाएगी। तो ये हमारा जो टॉपिक था आज खत्म हो गया। इसकी हम बात कर रहे थे पॉइजनिंग की, इस पर अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं। एंटीडोट्स आपका हो गया, ड्रग इन क्लिनिकल टॉक्सिसिटी, इसमें पूरा आपका इंट्रोडक्शन, जनरल ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग हमने बात करी। सिस्टमिक एंटीडोट्स बात हम कर लिए, ट्रीटमेंट ऑफ इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग, हैवी मेटल पॉइजनिंग, नार्कोटिक ड्रग की भी बात कर ली, बार्बिचुरेट पॉइजनिंग उसने अलग से पूछा है, और ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। यदि ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग पूछने में कोई पूछता है तो भी लिखना है, और यदि कोई इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग पूछता है तो भी आपको ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजन ही लिखना है, कौन कौन से होते हैं, उनका ट्रीटमेंट क्या होता है। ये RGPV का सिलेबस है। यदि आपके सिलेबस में कुछ चेंजेस है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर कोशिश करूंगा वीडियो बनाने की। थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच।